हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसमें एक टर्म इस्तेमाल किया गया था अपवर्तनांक। तो आज उसके बारे में थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन में जो अपवर्तन का दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग स्नेल का भी नियम कहते हैं। तो यह जो नियतांक होता है इसको बोला जाता है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। यानी कि अपवर्तन के सेकेंड नियम में जो नियम ये कहता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, यह नियतांक बोला जाता है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, और उसको दिखाते हैं हम लोग n2 के रूप में। किसी किसी किताब में 1n2 ऐसे लिखा होगा, तो 1n2 लिखा हो या n21, इसका मतलब यही है कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है sin i अपॉन sin r इक्वल टू 1n2 या n21। अब यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल करती है, तो जब वह किसी पृथककारी तल से टकराती है जो कि दोनों माध्यमों को अलग करता है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों माध्यमों के जो अपवर्तनांक होता है उसमें अंतर हो। यदि दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक सेम हो तो अपवर्तन की घटना ही नहीं होगी। तो अपवर्तन की घटना हो इसके लिए आवश्यक है कि जो दोनों माध्यम हो भिन्न माध्यम हो, अर्थात उनके जो निरपेक्ष अपवर्तनांक हों वो अलग अलग हों। तो ये अपवर्तनांक अलग अलग जब होते हैं तो प्रकाश की किरण या तो अभिलंब की तरफ झुकती है या अभिलंब से दूर जाती है, जो कि कुछ बातों पे डिपेंड करती है, वो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हमारे फार्मूले साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n21 या n2 अपॉन n1 की। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे बोलते हैं माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है n2 अपॉन n1। इसका मतलब ये हुआ कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। अगर इसको तिरछा गुणा किया जाए तो n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। इस समीकरण को ऐसे भी लिखा जा सकता है n2 अपॉन n1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब इस समीकरण को हम लोग इसका रूप बदल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो यह बताता है कि वह माध्यम निर्वात में प्रकाश के वेग को कितना कम कर सकता है। हम सभी जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका अपवर्तनांक ये डिसाइड करता है कि उसका प्रकाश कितने गुना वो कम कर सकता है। तो वह कहलाता है उस माध्यम का अपवर्तनांक। यानी n को लिखा सकता है n इक्वल टू c अपॉन v। तो यदि पहले माध्यम में प्रकाश का वेग v1 हो और दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग v2 हो, तो n2 अपॉन n1 को लिखा सकता है c अपॉन v2 इक्वल अपॉन c अपॉन v1। यानी n2 को लिखा सकता है c अपॉन v2 और n1 को लिखा सकता है c अपॉन v1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब c से c कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यह समीकरण इस रूप में आ जाएगा n2 अपॉन n1 इक्वल टू v1 अपॉन v2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। यानी कि जो हमें हमारा बृहद समीकरण प्राप्त हुआ वो कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है n21 यह बताता है कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक बराबर होता है n2 अपॉन n1, यानी माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बराबर आपतन कोण की ज्या बटे अपवर्तन कोण की ज्या। किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसका मान 1 या 1 से ज़्यादा होता है। निर्वात का जो अपवर्तनांक माना जाता है वह 1 माना जाता है। अन्य माध्यमों का अपवर्तनांक 1 से ज़्यादा होता है। अपवर्तनांक का मान कभी भी 1 से कम नहीं होता। अब हम लोग अपवर्तनांक का रोल देखते हैं प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता यानी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज में। जैसे एक प्रकाश की किरण AO एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है,
तो पहला माध्यम वायु लिया गया है और दूसरा माध्यम कांच लिया गया है। पहला माध्यम वायु एयर और दूसरा माध्यम कांच ग्लास। तो जब यह प्रकाश की किरण एओ वायु से कांच में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है और अब यह किरण ओबी के रूप में अभिलंब की तरफ झुकती हुई प्रतीत हो रही है। तो अपवर्तनांक के रूप में अगर लिखा जाए तो ए एन जी इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर साइन अपॉन साइन आर। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब हम इसको रिवर्स कर देते हैं, मतलब जो हमारी आपतित किरण है वो अपवर्तित किरण मान लें और जो अपवर्तित किरण है उसको आपतित। क्या मतलब, यह जो किरण ओ बी है इसको हम मान लें कि हमारा प्रकाश की किरण रिवर्स हो गई, मतलब हमारी जो प्रकाश की किरण की डायरेक्शन है वो ये हो गई। अब हमारा जो प्रकाश की किरण है वो कांच से वायु में प्रवेश कर रहा है, तब ओ बी किरण हमारी आपतित किरण हो जाएगी और जो एओ किरण है वह अपवर्तित किरण हो जाएगा। और यह जो अपवर्तन कोण आर था अब यह हमारा आपतन कोण हो जाएगा और जो आपतन कोण आई था यह हमारा अपवर्तन कोण हो जाएगा। इस स्थिति में हम लोग जो अपवर्तनांक लिखेंगे तो लिखेंगे माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, यानी कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। इसको लिखा जाएगा जी एन ए इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई। अब जो एंगल आर है वह हमारा आपतन कोण हो गया और जो एंगल आई है वह हमारा अपवर्तन कोण हो गया। तो ये जो पहला समीकरण है वह दिखाता है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इक्वल टू साइन अपॉन साइन आर, जबकि हमारा जो दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ यह दिखाता है कि कांच के सापेक्ष हमारा वायु का अपवर्तनांक इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई। अब इन दोनों समीकरणों का आपस में गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो फाइनली हमको प्राप्त होगा ए एन जी इंटू जी एन ए इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमें प्राप्त होगा 1, यानी कि जो फाइनल स्वरूप मिलेगा इस समीकरण का वो मिलेगा ए एन जी इक्वल टू 1 अपॉन जी एन ए, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और कांच के सापेक्ष का अपवर्तनांक यह एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। अर्थात अगर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हम मान लें कि 3 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 1/3 हो जाएगा। ठीक है। अब माध्यम का अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो यह बताता है कि वह माध्यम निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है उसको कितना कम कर सकता है। तो इसको हम लोग फार्मूले के रूप में लिखते हैं n इक्वल टू सी अपॉन वी। अब इसका मतलब ये हुआ कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक और उस माध्यम में प्रकाश की चाल में व्युत्क्रमानुपात होता है, यानी कि n प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी। इसको गणितीय रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं n2 अपॉन n1 इक्वल टू v1 अपॉन v2, और इसी को बोला जाता है n2 यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब देखिए, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उस माध्यम में उस प्रकाश के लिए जो प्रकाश का वेग होगा वो कम होगा। किसी भी रंग का कोई प्रकाश हो और जिस रंग के प्रकाश के लिए, जैसे मान लीजिए कोई कांच हो, तो कांच का जो अपवर्तनांक होगा जिस रंग के प्रकाश के लिए ज़्यादा होगा उस प्रकाश का वेग उस कांच में कम होगा, और कांच का अपवर्तनांक जिस रंग के प्रकाश के लिए कम होगा उस रंग के प्रकाश का जो वेग होगा वो उस कांच में ज़्यादा होगा। ठीक है। इसीलिए कांच में बैंगनी प्रकाश की चाल कम होती है जबकि लाल प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। बैंगनी प्रकाश की चाल सबसे कम और लाल प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। क्यों? क्योंकि कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो बैंगनी प्रकाश के लिए ज़्यादा होता है। जो ये कांच का अपवर्तनांक होता है Ng वो वायलेट कलर के लिए ज़्यादा होता है, इसलिए बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल कांच में क्या होती है? कम होती है। जबकि कांच का अपवर्तनांक Ng जो होता है वह लाल रंग के लिए वायलेट के अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए इसमें कांच में लाल रंग के प्रकाश की चाल
अधिक होती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने एक माना है विरल माध्यम, ऑप्टिकल रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। पहले माध्यम के लिए जो विरल माध्यम है उसके लिए अपूर्णांक N1 मान लिया गया है, सघन माध्यम के लिए N2 मान लिया गया है। N1 विरल माध्यम का अपूर्णांक और N2 सघन माध्यम का। जब भी विरल या सघन की बात की जाती है तो ऑप्टिकली डेंस या रेयर, है ना। तो विरल माध्यम का अपूर्णांक N1 और सघन माध्यम का अपूर्णांक N2, और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग V1 और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग V2। तो विरल माध्यम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंस मीडियम। ऑप्टिकली रेयर और डेंस कैसे होगा? जिस माध्यम का अपूर्णांक कम होगा वह विरल होगा, जिस माध्यम का अपूर्णांक ज़्यादा होगा वो सघन होगा। यानी कि अगर N1 इज लेस देन N2, N1 यानी कि विरल माध्यम और N2 मतलब सघन माध्यम, तो यह जो समीकरण पहला हमारा शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि N1 का मान कम है, N2 का मान ज़्यादा है। यदि N1 का मान कम होए तो वह विरल माध्यम होगा, और N2 का मान अगर N1 के अपेक्षा ज़्यादा है तो कैसा होगा? सघन माध्यम होगा। ठीक है, अब जिस माध्यम का अपूर्णांक कम होता है, यहाँ विरल माध्यम का अपूर्णांक कम है, उसमें प्रकाश का वेग क्या होगा? ज़्यादा होगा। V1 इज ग्रेटर देन V2, यानी कि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग माध्यम 2 में प्रकाश के वेग से ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि माध्यम 1 का अपूर्णांक कम है और माध्यम 2 का अपूर्णांक ज़्यादा है। तो जिस माध्यम का अपूर्णांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, और जिस माध्यम का अपूर्णांक ज़्यादा होता है यानी सघन माध्यम होता है उसमें प्रकाश की चाल भी कम होती है। ठीक है, तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो इसीलिए अभिलंब की तरफ झुक जाती है, क्योंकि उसका प्रकाश का वेग कम होता है। विरल से सघन माध्यम में जाने पर कोई प्रकाश की किरण क्यों अभिलंब की तरफ झुक जाती है? इसलिए क्योंकि प्रकाश का वेग क्या होता है? कम हो जाता है, क्योंकि जो प्रकाश की किरण होती है वह कम अपूर्णांक वाले माध्यम से अधिक अपूर्णांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है। जब इसका ठीक उल्टा देखते हैं, यदि हमारा पहला माध्यम सघन हो और दूसरा माध्यम विरल हो। सघन कब होगा? जब उसके लिए अपूर्णांक अगर हमने N1 माना हुआ है और विरल के लिए N2 माना हुआ है, तो इस कंडीशन में N1 इज ग्रेटर देन N2, N1 इज ग्रेटर देन N2, N1 को ज़्यादा कम होगा N2 की अपेक्षा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो पहला माध्यम है वो कैसा है? सघन है। तो सघन माध्यम के लिए अपूर्णांक का मान ज़्यादा होता है, विरल के माध्यम के लिए अपूर्णांक का मान कम होता है, इसलिए N1 इज ग्रेटर देन N2, क्योंकि पहला माध्यम सघन है। अब सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। तो चूँकि N1 का मान ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? कम होगी। जिसके लिए N2 का मान कम होगा उसके में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी। ठीक है, जिसका अपूर्णांक कम होगा वह विरल होगा, जिस माध्यम में का अपूर्णांक ज़्यादा होगा वह सघन होगा। विरल माध्यम यानी जिसका अपूर्णांक कम है उसमें प्रकाश का वेग ज़्यादा होगा। सघन माध्यम जिसका अपूर्णांक ज़्यादा है उसमें प्रकाश का वेग कम होगा। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इसको क्लियर करिए, इस पर क्वेश्चन लगाइएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही। सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।